जंगल में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं। ऐसी ठंडी हवाओं से मानो चिड़िया अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसके घर की खिड़की भी टूटी हुई थी और घर की दीवार में भी छेद थे। मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मीना बेटी, आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। फिर चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा के पंखों में छुप जाती है। उनके पड़ोसी कौवों का घर अच्छे से बना हुआ था। कौवा और कौवी अपने घर में बहुत आराम से बैठे हुए थे। बादल जी, वो छोटी चिड़िया तो ठंड से मर रही होगी। हाँ बिजली, उसका घर तो टूटा हुआ भी है और बहुत कमजोर भी है। अगर ऐसे ही जंगल में ठंडी हवा चलती रही तो वो छोटी चिड़िया और उसकी बेटी मीना तो ठंड से ही मर जाएंगी। वो पति पत्नी बैठे ऐसी बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है बाहर? मैं हूँ मानो चिड़िया, आपकी पड़ोसन। बिजली बहन, आज की रात मुझे अपने घर में आ लेने दे। मेरी बेटी मीना को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ना बिजली, इसे अपने घर में ना आने देना। इसकी बेटी सारी रात चूं चूं करेगी। ऐसे हमारे जुगनू की नींद भी खराब होगी। ना भी चिड़िया, मेरा बेटा सो रहा है। अगर मैंने दरवाजा खोला तो हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा और मेरे बेटे को ठंड लग जाएगी। बिजली बहन, मैं विनती करती हूँ आपकी, मुझे आज की रात अपने घर में रह लेने दो। एक बार सुना नहीं, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई पड़ोसन हमारी। चिड़िया निराश होकर अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर में चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर धूप में बैठी हुई थी। मीना बेटी, आज की रात तो गुजर गई, लेकिन आने वाली रात के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। मामा, क्यों न हम अपनी खिड़की और दीवार पर केले के पत्ते लगा लें। ऐसे हम ठंडी हवा से बच सकेंगे। हाँ मीना बेटी, आइडिया तो अच्छा है आपका। केले के पत्ते बड़े होते हैं और मजबूत भी होते हैं, मगर हम केले के पत्ते लेंगे कहाँ से? मामा, मैंने देखा है केले का पेड़ नदी के पास है केले का पेड़। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर जाती है और वो अपनी चोंच से केले के पत्ते तोड़ने लगती है और उसकी बेटी मीना उन पत्तों को एक जगह इकट्ठे कर रही थी। मीना बेटी, आज के लिए इतने पत्ते ही काफी हैं। आज हम खिड़की और सामने वाली दीवार पर पत्ते लगा लेते हैं, बाकी का काम हम कल करेंगे। फिर वो माँ बेटी केले के कुछ पत्ते लेकर वापस अपने घर लौट जाती हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया सबसे पहले टूटी हुई खिड़की पर केले के पत्ते लगाती है और फिर सामने वाली दीवार के छेद पर। ऐसे काम करके वो माँ बेटी थक जाती हैं और फिर रात भी हो जाती है। आज उन्हें ठंड गुजरी हुई रात से थोड़ी लग रही थी। दूसरे दिन वो माँ बेटी फिर से वही काम करती हैं। वो केले के पत्ते ला कर अपने घर के बाहर भी लगाती हैं। ऐसे वो शाम तक अपने घर को केले के पत्तों से मुरम्मत कर लेते हैं। मीना बेटी, अब हम सूखी घास भी इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसे हमारे घोंसले भी गर्म रहेंगे। लेकिन मम्मा, सूखी घास कहाँ से मिलेगी? पहाड़ों के पास है सूखी घास। ऐसे वो माँ बेटी सूखी घास लेने चली जाती हैं। बादल, चिड़िया ने तो अपने घर की मुरम्मत केले के पत्तों से कर ली है। हाँ बिजली, चिड़िया को अभी ये नहीं मालूम कि जंगल में बारिश भी होनी है। बारिश के साथ साथ जब ओले गिरेंगे तो वो ठंड से जरूर मरेगी। बादल जी, हम ठंड के दिनों में क्या करेंगे? हम घर में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। उन दिनों में आग जलाकर अपने घर में आराम से रहेंगे। फिर वो पति पत्नी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगते हैं। वो अपने घर के करीब से सारे सूखे हुए पेड़ काट लेते हैं और उन लकड़ियों को उठा कर अपने घर में ले आते हैं। बिजली, अब बस कर जाओ, अब तो घर में जगह भी नहीं बची। बादल जी, 2-4 और लकड़ियाँ ले आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और पक्षी ले जाए। ऐसे वो लालच में आकर कुछ और लकड़ियाँ भी अपने घर में रख लेते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी मीना के साथ बैठी हुई थी। उनकी लगातार मेहनत से उनका घर अब ठीक हो गया था। अब तो चिड़िया के घर में थोड़ी भी हवा नहीं आ रही थी। मामा, हमारी मेहनत
है, अब हम ठंड से बच जाएंगे। फिर वो कब्बा और कभी भी अपना घोंसला उन्हीं लकड़ियों के ऊपर रखकर बैठ जाते हैं कि अचानक एक आवाज आती है। जिस शाख पर उनका घर था वो टूटकर नीचे गिर जाती है और साथ में कप्पों का घर भी। भारी लकड़ियों के बोझ से उनका घर नीचे गिरकर टूट जाता है। बादल और बिजली अपने बेटे को लेकर बाहर आते हैं। वो बच तो जाते हैं लेकिन ठंडी हवा उन्हें जमा रही थी। बादल जी, बारिश और ओले हो ना हो, लेकिन ये लकड़ियाँ तो हमें ले डूबी। मैंने तुमसे कहा भी था कि ज्यादा लकड़ियाँ ना लाओ। तुम भी तो मेरी एक नहीं सुनती हो। वो छोटी चिड़िया तो अपने घर में मजे से सो रही होगी। अब तुम कहाँ जा रहे हो बादल? मैं तो जा रहा हूँ चिड़िया की विनती करने। हो सकता है वो मुझे माफ कर दे और अपने घर में रहने दे। रुको बादल, मैं भी चिड़िया बहन से सॉरी कर लूंगी। ऐसे वो बड़े बड़े कौवे कमजोर चिड़िया के घर जाते हैं और वो चिड़िया से माफी मांगते हैं। चिड़िया उन्हें अपने घर में रख लेती है। अरे क्या करूं? कैसे इस भोजन इकट्ठा करने के चक्कर से छुटकारा पाऊं? बस बिना कुछ किए मुझे भोजन मिल जाए। कुछ सोच बादल, कोई उपाय सोच। बादल कप्पा घर में बैठा ऐसा सोच रहा था। तभी चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। चलो बादल भैया, भोजन लेने चलें। उन तीनों को देखकर बादल कप्पा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? क्या हुआ बादल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चीकू, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अचानक तुम्हें दिखना कैसे बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में कोई चोट आई है? नहीं नहीं, मुझे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे मेरी आंखें, अब मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊंगा? शांत हो जाओ बादल भैया, आपको भोजन खोजने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है, मुफ्त में नहीं। मैं भला मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है बादल भैया, आप ऐसा करो, हमारे पेड़ पर हमारे घोंसलों की रक्षा करो, क्योंकि हमारे घोंसले में अंडे हैं। लेकिन चिड़िया बहन, ये कप्पा हमारे अंडों की रक्षा कैसे करेगा? इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया, भला ये हमारे घोंसलों की कैसे रक्षा करेगा और सांप से कैसे बचाएगा हमारे अंडों को? हमें तो पता है कि बादल भैया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस जालिम सांप को ये थोड़ी ना मालूम है। उसे बैठे हुए देखकर सांप वहाँ नहीं आएगा। ठीक है चिड़िया बहन, अगर मुझे ये काम दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा कि मैंने मेहनत करके दाना खाया है। इस तरह सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जालिम सांप बाहर बैठा सब कुछ सुन रहा था। बहुत मजा आ जाएगा। भला ये अंधा कप्पा क्या अंडों की रक्षा कर पाएगा? मैं धीरे धीरे से रखते हुए सारे अंडों को खा जाऊंगा और उस अंधे कप्पे को पता भी नहीं चलेगा। जब बादल कप्पा पक्षियों के घोंसलों के पास बैठा हुआ था, तो सांप चुपके से वहाँ आ जाता है। खबरदार सांप, अगर आगे बढ़ा तो अपनी चोंच से तुझे मार मार कर मार ही दूंगा। तभी बादल कप्पा अपनी चोंच से सांप पर कई हमले करता है। अरे इस कप्पे को तो सब दिखाई दे रहा है। नाटकबाज कप्पे, अंधा होने का नाटक कर रहा है। बादल कप्पा अपनी चोंच से हमले करके सांप को नीचे गिरा देता है। शाम को जब सभी पक्षी भोजन लेकर लौटते हैं, तो बादल कप्पा भोजन खाता है। चलो बादल, तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने वाले उल्लू वैद जी के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर वाले की मर्जी, मुझे वैद जी के पास नहीं जाना। नहीं बादल भैया, शायद वैद जी की दवा से आपकी आंखें ठीक हो जाएं। हाँ बादल, चलो चलें। फिर वो तीनों पक्षी बादल कप्पे को लेकर उल्लू वैद जी के पास जाते हैं। वैद जी, जरा देखें, बादल कप्पे को आँखों से दिखना बंद हो गया है। मेरे पास ये बूटी का रस है, अगर ये रस आँखों में डाल दिया जाए
तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो देख सकता है वो अंधा हो जाएगा। अरे, ये दवा मेरी आंखों में डाल दी तो क्या मैं सच में अंधा हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसे भला कैसे हो सकता है? फिर उल्लू वैद्य चंद कतरे दबा के पप्पी की आंखों में डाल देता है। अरे, मेरी आंखों में तो बहुत जलन हो रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, हो ही नहीं सकता, इससे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। देखो, तुम इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो सब बादल कपे को अपने घोंसले के पास बिठा देते हैं। ठीक है कपे भैया, हम भोजन लेने जा रहे हैं, आप हमारे घोंसलों का ध्यान रखना। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया, मैं सच में अंधा हो गया। सांप भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो धीरे से घोंसलों के पास पहुँच जाता है। अरे नाटकबाज कापे, अब तो सच में अंधा हो गया। अब बचाकर दिखा दो अंडों को। ऐसा कहते हुए वो सांप सभी पक्षियों के अंडे खा जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सभी पक्षी वापस आते हैं तो अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान होते हैं। अरे, हमारे अंडे कहाँ है? मेरे घोंसले में भी अंडे नहीं है, कहाँ गए हमारे अंडे? बोल क्यों नहीं रहे तुमको? मुझे माफ कर दो पक्षियों, मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। और देखो, अब मैं सच में अंधा हो गया। वो जालिम सांप सभी के अंडों को खा गया। क्या मतलब? तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापस लौट आएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? नहीं कपे, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। फिर वो सभी पक्षी कपे पर हमला करते हैं, जिससे कप्पा घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो पेड़ के नीचे ही पड़ा हुआ था। तभी रात में उसका मामा आता है। अरे भांजे, ये तेरी हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मामा जी, मेरी इस हालत का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह कहकर वो सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। भांजे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें सभी पक्षियों से माफी मांगनी होगी। चलो, पहले मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलूं। फिर बादल कपे का मामा उसे वैद्य जी के पास ले जाता है। वैद्य जी कपे की आंखों में फिर से दवा डालते हैं। इस बार कपा देखने लगता है। मामा जी, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल कपा और उसका मामा अगले दिन सभी पक्षियों के पास जाते हैं। पक्षियों, बादल को माफ कर दो, उसको किए की सजा मिल गई है, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर सभी पक्षी कपे पर दया दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी मिलकर रहने लगते हैं और उसके बाद बादल कपे ने कभी आलस नहीं। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कपा और कपी अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कभी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी, मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। एक प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कभी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना।
वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊंगा। फिर बादल कौवा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कव्वे, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कव्वे, तो मैं अपनी होने वाली सासू माँ को खिचड़ी दूंगा ताकि वो मेरी चिंकी से जल्दी शादी कर दे। चलो मिर्ची, लेकिन हाँ, मुझे खिचड़ी देना भूल ना जाना। फिर बिजली कौवी बुलबुल के घर से मिसालें मांग लाती है और बादल कौवा कबूतर के घर जाता है। क्या हुआ